हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। और इसके पिछले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने चार्ज मास रेशियो कैसे निकाला जाता है ये डिफाइन किया था। कितना होता है वो तो पता ही है, बट कैसे निकाला जाता था इसको देखा था। और पिछले वीडियो के दौरान ही मैंने बोल दिया था कि थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो गया था, जैसे बड़ा लग रहा था, इसलिए मैं उसको दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा पहले इस वीडियो के अंदर रफली। दैट मीन्स जो हमने वहाँ पे किया है बड़ा सोच समझ के बारीकी से, अब एक बार तो हो चुका है, समझ में आ रहा है। अब हम जब दूसरी बार करेंगे तो उसी स्पीड से थोड़ी ना करेंगे। अब हमको चीज़ें समझ में आ गई हैं, उसको श्योर करने के लिए हम लोग रफली करेंगे। ओके, देखिए जैसे कोरोना की वैक्सीन आपको लग रही थी बॉडी के अंदर, तो कोरोना की वैक्सीन अगर क्या करने के लिए बॉडी के अंदर जाती है, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। दैट मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम को प्रैक्टिस कराने के लिए कि अगर देखो कोरोना का सही बैक्टीरिया था, क्योंकि वैक्सीनेशन में होता क्या कि हमारे बॉडी के अंदर वायरस ही डाला जाता है और हमारे बॉडी को प्रैक्टिस कराया जाता है। तो एक बार डाल दोगे तो बॉडी को क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस। जब अगली बार अगर संयनका वाला कोरोना वाला आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी 2 सेकंड के अंदर सफाई कर देगी, अगर इम्यून सिस्टम तगड़ा रहा तो। इसलिए प्रैक्टिस कराना जरूरी है ना। एक बार आपने पूरा बढ़िया वाला प्रोसेस देख लिया, अब थोड़ा सा टफ लगा, लेकिन एक बार देखा तो है ना। अब जब दूसरी बार करोगे तो ईजी हो जाएगा, वही चीज़ है। तो मेनली एक बार पुनः देखेंगे हम लोग चार्ज मास रेशियो। ठीक है, अब चार्ज मास रेशियो की अगर मैं बात करूं, देखिएगा कैसे होगा। तो हम लोगों ने क्या लिया था, हम लोगों ने इधर से कैथोड प्लेट ले लिया था, इधर से एनोड प्लेट ले लिया था, है ना। ये कैथोड प्लेट है, ये एनोड प्लेट है, बैटरी से जोड़ा होगा 100% श्योर है। और बीच में एनोड प्लेट को क्या कर दिया था, ऐसे होल्ड कर दिया था, तो ये परफोरेटेड एनोड प्लेट बन गया था। यहाँ से रेज निकल रही थी और यहाँ पे क्या लगा दिया था, ZnS यानी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, जिसको बोलते हैं क्या, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ठीक है ना, तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया। अब यहाँ से रेज आई, अब ये रेज जब थी, इसको अगर देखा जाए तो कुछ नहीं लगा, सिंपल यही है अगर पूरा का पूरा पैटर्न। तो ये रेज सीधा जाके इस पॉइंट पे क्या करती है, हिट करती है, यानी इस ए पॉइंट पे चमकती है, स्क्रीन के ए पॉइंट पे चमक रही होती है। अगले ही केस में हम लोगों ने क्या किया, अगले ही केस में हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज लाया, ऊपर क्या लगा दिया, ऊपर पॉजिटिव प्लेट और नीचे नेगेटिव प्लेट। अच्छा, ऊपर वाले में हम लोगों ने उस दौरान नेगेटिव लगाया था, नीचे पॉजिटिव लगाया था। लगाओ, कहीं फर्क नहीं पड़ता है ना, जिधर लगाओगे उधर उस तरीके का रिएक्शन होगा। तो जब हमने पॉजिटिव प्लेट लगाया तो ये जो कैथोड रे थी, एक्चुअल में क्या होती है, ये हल्का सा मुड़ जाती है ना। और मुड़ के फिर तब ZnS स्क्रीन पे कहाँ पे, किस पॉइंट पे चमकती है, बी वाले पॉइंट पे। किधर की ओर मुड़ जाती है, बी वाले पे। क्लियर है कि नहीं है। तो डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि कैथोड रे क्या थी, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। मतलब कैथोड रे क्या है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और निगेटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा किसकी ओर अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की ओर। तो इसीलिए वो क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है पॉजिटिव की ओर, यानी पॉजिटिव वाला उसकी ओर फोर्स नीचे की ओर लगा रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये डिफ्लेक्शन हटाने के लिए चुंबक का यूज करते हैं। दैट मीन्स ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। क्या जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करने के लिए, कि जिसके कारण ये डिफ्लेक्ट होकर नीचे आ रही है वो ना आ पाए, इसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबक लगा देंगे। क्या लगा देंगे, तो चुंबक, यानी हम यहाँ से लेके यहाँ तक में पूरे में क्या यूज कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड करने से मतलब यूज करने से क्या हुआ कि ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा था पॉजिटिव की ओर, ये अब नहीं हो पाएगा। मतलब मेनली हुआ क्या कि इस पार्टिकल के ऊपर नीचे की ओर ऐसे फोर्स लग रहा था, इसलिए डिफ्लेक्ट होकर नीचे चली आई, है ना। तो हमने क्या किया कि देखिए नीचे की ओर कैसे लग रहा होगा, इस पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कौन सा फोर्स लग जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे कौन सा फोर्स पैदा हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे लग जाता है भैया, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसकी डायरेक्शन किधर की ओर है, नीचे की ओर। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स पैदा होती है। क्यों मैग्नेटिक फोर्स पैदा होती है, क्यों आखिर लगती है, क्योंकि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूव भी कर रहा है, और अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा, क्या करेगा, मूव, तो उस कंडीशन में उसके चारों ओर क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाएगा, और इस कारण वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और उसके चारों ओर यदि तुम मैग्नेट रखोगे तो मैग्नेट से भी अट्रैक्ट या डिस्ट्रैक्ट होगा, यानी उसकी ओर अट्रैक्ट या रिपेल होगा। तो हमने ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जिसके कारण फोर्स किधर की ओर लग रहा है, चार्ज पार्टिकल पे, ऊपर की ओर। ठीक है ना, यानी ऊपर की ओर क्या लगने लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है,
अब मैं इस पूरी कहानी को ऐसे समझूं तो हुआ क्या कि पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डाला तो रिपेल हुआ, लेकिन इस क्या बोलते हैं अट्रैक्ट हुआ पॉजिटिव प्लेट की ओर। फिर हम लोगों ने इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड, जिससे वो जो रिपल्सन था नीचे की ओर या जो ये डिफ्लेक्शन हुआ था वो खत्म हो जाता है। यस और नो, हाँ या ना। अब ध्यान से समझिएगा, जब तक ये पार्टिकल मतलब मेनली यहाँ से तो नहीं होता, जब तक ये पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड से परे था तब तक ये कैसा चल रहा था, सीधा चल रहा था। यानी जब तक इसको किसी फील्ड में ना डालोगे तब तक ये कैसा चलेगा, सीधा। लेकिन जो ही क्या हुआ, जो ही ये फील्ड में एंट्री मारता है ये क्या कर जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। देखिएगा इसके पहले सीधा चल रहा था, लेकिन जो ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, सीधा डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड देखूं, क्योंकि ये घूम रहा है, दौड़ रहा है कि नहीं है, घूमना छोड़िए, दौड़ रहा है, दौड़ नहीं रहा होता तो ये बताइए एक जगह से दूसरी जगह जा पाता, नहीं ना, स्पीड तो है ना इसके पास। और अगर देखा जाए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में स्पीड है, वो डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन, है कि नहीं है। यानी इस पार्टिकल को मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो इस पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में स्पीड है। क्या नीचे की ओर इसके ऊपर इसके पास कोई भी क्या बोलते हैं स्पीड है, नहीं है। मतलब नीचे की ओर अगर देखा जाए यू आई, देखो यार हम सबको पता है कि दो डायरेक्शन होती हैं, एक तो वाई डायरेक्शन और एक एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में इसके पास स्पीड थी केवल, या इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा जानते हो ये वेलोसिटी भी दो तरीके की होती है, एक होती है इनिशियल, एक होती है फाइनल। पहले इसको भी तो समझा दूँ, कई लोग ऐसे होंगे कि जिनको नहीं पता होगा, अच्छी बात है नहीं पता है। देखिए यार सबसे अच्छा तो मैं ये जानता हूँ कि जिनको कुछ नहीं आता है, समझ में आ रहा है रीज़न। जब उनको कुछ नहीं आता है ना तब उनको जीरो से समझा लोगे, समझ में आ रहा है, वो कन्फ्यूज़ नहीं रहेंगे, वो क्लियर रहेंगे तब। और जिनको बहुत कुछ आता है वो कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं ना, तो बड़ा जल्दी बड़ा टफ होता है उनको बाहर निकालना, समझ में आ रहा है, वही प्रॉब्लम है। आप इशारा इनकी ओर क्यों कर रहे हैं। चलिए देखिएगा वेलोसिटी दो तरीके की, एक इनिशियल और एक फाइनल, ठीक है ना। इनिशियल मतलब जब शुरुआत में जब हम ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन के शुरुआती दौर में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल, है ना। और जब ऑब्जर्व करने लगते हैं तो जो इसकी स्पीड आती है वो क्या होती है, फाइनल। यानी ऑब्जर्वेशन से पहले, यानी कोई आपने कांड किया, उस कांड से पहले जो स्पीड है वो क्या है, इनिशियल कहलाएगी। कांड करने के बाद स्पीड में चेंज आएगा या जो भी होगा तो क्या कहलाएगी, फाइनल। समझ में आ रहा है। तो ये शुरुआती है और ये क्या है, अंतिम है। कैसा है, अंतिम है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला कि इस डायरेक्शन में तो स्पीड है, एक्स डायरेक्शन में तो पार्टिकल के पास शुरुआती स्पीड है, लेकिन वाई डायरेक्शन में स्पीड नहीं है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री मारता है तो एक्स में भी है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, वाई में भी स्पीड आ चुकी होती है। यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी चेंज हो जाती है ना, वही वेलोसिटी नहीं रहती है जो पहले रहती है। इसीलिए मुझे इनिशियल और फाइनल रखना पड़ा। अगर हर जगह पे सेम होती तब उस कंडीशन में इनिशियल फाइनल जैसी स्थिति नहीं आती। अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो शुरुआती वेलोसिटी को हम इनिशियल बोलते हैं और बाद वाली स्पीड को फाइनल बोलते हैं। क्या बात समझ में आई। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो शुरुआती वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, बाद वाले में फाइनल। शुरुआत में ux था, अभी भी ux है, बट उसके साथ साथ ui शुरुआत में 0 था, लेकिन ui अब देखो वाई डायरेक्शन में भी होने लगा ना। पहले डायरेक्शन क्या बोलते हैं, वाई में नहीं हो रहा था, इसलिए स्पीड क्या थी, 0। लेकिन अभी देखो ये जो पार्टिकल है पहले केवल सीधा जा रहा था, नेक्स्ट डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो नीचे भी आने लगा, हाँ या ना। तो इसने पूरा डिस्प्लेसमेंट भी ट्रैवल किया ना। मैं मान लेता हूँ कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका, वाई। यानी ये एक्स से कितना डिस्प्लेस हो गया, वाई डिस्प्लेस हो गया। समझ में आ रहा है ना, वाई मीटर क्या हो गया, डिस्प्लेस। ऐसे मैं मान सकता हूँ, अरे हाँ ना बोलिएगा। तो कई टर्मिनोलॉजीज बैठ गई हैं, अब इनको पकड़ते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमको ये पता है कि ये दोनों के दोनों बराबर हैं, तभी ये डिफ्लेक्शन कम होगा, मतलब जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स एफ एम बराबर हो जाएगा एफ ई के, हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूँ एफ एम बराबर है एफ ई के, और अगर एफ एम बराबर है एफ ई के तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एफ ई की वैल्यू कितनी होगी, एफ ई की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगी क्यू ई। क्यू ई मतलब मेनली हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन। भाई एक कैथोड रे क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैं उसको ई से रिप्रेजेंट करूंगा और कैपिटल ई। एफ ई की वैल्यू कितनी होती है, ई कैपिटल ई, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें एफ एम की तो इसकी वैल्यू होती है बी ई भी, ठीक है। ये क्या होती है, बी ई भी। इसमें देखो ध्यान से समझ लेना, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले तो ई से ई कैंसिल कर देंगे, है ना, और वी की वैल्यू निकालेंगे। दैट मीन्स वी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ई अपॉन बी, मिल गया। यहाँ पे कौन कौन क्या 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 है, तो देखो एफ एम क्या है, सीधा सीधा है, मैग्नेटिक फोर्स है ना, हाँ या ना, मैग्नेटिक फोर्स है। एफ ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। फिर बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है। ई क्या है, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। क्लियर है, समझ में आ नहीं आया? ठीक है, यानी मैं इसको v लिखूं या इसको सीधा सीधा मैं ux भी लिख सकता हूं। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से दौड़ रहा है वही स्पीड है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड में इसकी स्पीड क्या है तो इतनी है। क्लियर है, हाँ या ना? ये सब बातें समझ में आ गई? बिल्कुल। अब मुझे क्या निकालना है, y निकालना है। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू y फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना मुझे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है मुझे, तो होता है वो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। बिल्कुल, मुझे अब देखो डिस्प्लेसमेंट करना है वाई डायरेक्शन में, ऐसे लिख लो इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन ये लिखोगे ज़्यादा बेटर है। तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, वाई हुआ है। अच्छा, u की वैल्यू तब कितनी हो जाएगी, यू वाई इंटू टी, मतलब वेलोसिटी भी हम किस में देखेंगे, वाई डायरेक्शन में। u क्या इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, हाँ या ना, हाफ ए टी स्क्वायर। देखो यू वाई क्या है, पहले क्या था, जीरो था, तो इसकी वैल्यू जीरो, जीरो मतलब कहानी खत्म। तो वाई इज इक्वल टू क्या गया, हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। अब मुझे अगर ए की वैल्यू चाहिए तो ध्यान से देखना कहाँ से निकल जाएगा, यहीं से निकल जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि एफ ई इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। कोई भी फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना। एफ ई की वैल्यू कितनी है, ई कैपिटल ई है, एम ए है ना। अच्छा, मैंने एक चीज़ तो यहाँ पे लिखी नहीं, कैपिटल ई की वैल्यू ही नहीं लिखी थी, यहाँ पे लिख देता हूँ। कैपिटल ई क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू चाहिए मुझे, एम को इसके नीचे भेज दूंगा, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई कैपिटल ई अपॉन एम। मिल गया, ये मिल गया, बस इसी को पुट कर दो, काम करते हैं अपना। ठीक है, ये अकवास बकवास हटा देते हैं। ठीक, अब ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, और ऐसे ही जो, अच्छा पहले यू पुट तो करो, उसके बाद देखा जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हाफ। अच्छा रुक जाओ एक सेकंड, t की भी वैल्यू निकाल लो ना, t की वैल्यू निकाल लो। मेनली आपको पता है कि ux अगर हम निकालना चाहें तो क्या निकलेगा सर, ux इज इक्वल टू होगा कितना डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में और कितना टाइम लगा, है ना, इस डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करने में। तो वही क्या होगा, उसका स्पीड होगा किसके अंदर, किसके अंदर, x डायरेक्शन में। भाई यार ये तो पढ़े हो ना, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा हूँ ना मैं, और तुम लोग पढ़े हो भैया। ठीक, यहाँ पे स्पीड एक्स डायरेक्शन में देखूंगा तो डिस्टेंस भी एक्स डायरेक्शन में देखूंगा ना, तो एक्स डायरेक्शन में मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ कितना है, एक्स है, टाइम क्या है, टी। इसको इधर बुला लो, इसको इधर बुला लो, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन यू एक्स, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू एक्स। यूज कर सकते हैं अब हम लोग, बिल्कुल। अब उठा के पुट करिए, एक इसको पुट कर दो, इसको पुट कर दो, पुट कर दो, मिल जाएंगी चीज़ें। जैसे सपोज कर लो कि y इज इक्वल टू है हाफ, ए के जगह पे क्या पुट कर दूंगा सर, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम, और टी के जगह पे क्या पुट कर दूंगा, एक्स अपॉन यू एक्स, यू एक्स और पूरे का स्क्वायर। मेनली ध्यान देना, ये 2 को उधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, 2y बन जाएगा, 2y इज इक्वल टू ई कैपिटल ई अपॉन एम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यू एक्स की भी वैल्यू तो पता है तुमको, यू एक्स की वैल्यू क्या है, यही तो है, ई अपॉन बी है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं, मेनली लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कैपिटल ई अपॉन पूरे के नीचे एम इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, अपॉन पूरे के नीचे क्या हो जाएगा, ई अपॉन बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन, ये देखिएगा ई स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा,
ई से ई कैंसिल हो जाएगा। मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, मुझे यही तो चाहिए, हाँ या ना? अरे हाँ ना बोलना। अच्छा यहाँ पे हाफ था ना, ये हाफ को भूल गया। अच्छा नहीं भेज दिया ना उधर, तो दिक्कत क्या है, भेज तो दिया तो ठीक तो है। ई अपॉन एम चाहिए तो बाकी सबको उठा के फेंक दो। एक तो ई है इधर चला आएगा तो 2y इंटू ई हो जाएगा और इज इक्वल टू ई अपॉन एम रहेगा और ये पूरा का पूरा गुणे में है, इधर आएंगे तो भाग में, यानी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी ई अपॉन एम इज इक्वल टू क्या आ गया, 2y ई अपॉन पूरे के नीचे एक्स स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है? इस तरीके से आप चार्ज मास रेशियो निकालोगे। रफली आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है ना। एक बार पुनः मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया, तो जिन लोगों ने नहीं नोट किया है एक स्लाइड के अंदर इसको नोट कर लें। अब चार्ज मास रेशियो में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास क्या आया है, ई अपॉन एम इज इक्वल टू 2y ई अपॉन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर आया है। y क्या है आप सबको पता है कि y में y डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, e क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, x क्या है कि x डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट और b क्या है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो ये सब बातें हैं और ये सभी बातें हम डिफाइन कर लेंगे आराम से, है ना। और डिफाइन करके यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जो आंसर लाया किसने, जे थॉमसन साहब ने, सभी चीज़ों को पुट करके वो आया था -1.7588 इंटू 10 पे पावर 11 कूलॉम पर केजी। समझ में? तो एक्चुअल में बेचारे क्या नहीं निकाल पाए, चार्ज तो नहीं निकाल पाए, बट उन्होंने क्या निकाल दिया, चार्ज और मास का रेशियो। ना ही वो इलेक्ट्रॉन का मास निकाल पाते हैं, ना ही वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालते हैं, मध्यस्थता कर देते हैं दोनों के बीच में, रेशियो निकाल देते हैं। कौन, जे थॉमसन साहब। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब ये कहानी यहीं पे एंड हो जाती है जे थॉमसन साहब की, कि कैथोड रे खोज दिया, चार्ज मास रेशियो निकाल दिया। अब कहानी में ये अभी भी फंसा हुआ है कि भैया चार्ज कितना है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। आफत मची हुई है कि चार्ज कितना है, मास कितना है, कोई बता नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है? तब आते हैं कौन, एक नए साइंटिस्ट 1909 में, जे मिल्टन। ठीक है, जे मिल्टन। अब हम कह रहे हैं कि जे वजे हटाइए, मिल्टन याद रखिए, मिल्टन कौन थे, मिल्टन साहब। ठीक है, और वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके साथ केवल वो अकेले नहीं रहते, एक और साइंटिस्ट रहते हैं जिनका नाम है हार्वे फ्लेचर। क्या नाम है, हार्वे फ्लेचर। लेकिन मेनली इनका नाम ज़्यादा आता है क्योंकि आइडिया इनका था। ठीक है, सहयोगी इनके कौन थे, हार्वे फ्लेचर साहब थे। लेकिन ये जो पूरी घटना है वो किनके नाम पे रख दी जाती है, मिल्टन साहब के नाम पे। तो एक्चुअल में हमारे सामने नज़र आएगा मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या होता है इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या देखेंगे, क्या हुआ, क्या दुविधा है, सॉरी इंग्लिश में हम ज़्यादा मज़ा नहीं लेते हैं, लिख देते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो हो सकता है हो जाए। ठीक है, बाद में आप लोगों को देखने के बाद पता चलता है, हो सकता है हमने गलतियां की हो, इसलिए मजबूरन आपके चेहरे को देखते हुए हम सही कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको दुविधाएं ना हो। तो मेनली हमारा मोटिव ये नहीं है कि यहाँ पे लिखें कैसा है, मोटिव है समझाना, वही कर रहे हैं। तो मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया जाता है, मिल्टन साहब के साथ द्वारा किया जाता है। और इसके थ्रू क्या निकाला जाएगा, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा रिजल्ट जो निकलेगा वो क्या बता रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यानी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉन का क्या निकालने जा रहे हैं, चार्ज। तो एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है अपने आप में, यस और नो, है ना। इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग एक्चुअल चार्ज तो नहीं निकाल पाते जो आज के डेट में हम चार्ज देखते हैं, बट उसके अप्रॉक्सीमेट चार्ज निकाल देते हैं कि हाँ इतना होता है, और कम से कम उतना भी बहुत ज़रूरी है कि नहीं है। आपने सुना होगा नाई मामा से अच्छा काने मामा, है कि नहीं है। मतलब कोनो मामा नहीं है तो एक ठो काने मामा है वो ठीक है कि नहीं। मतलब एक को मामा नहीं है, उससे बढ़िया एक ठो काने मामा हो, है कि नहीं है। तो नहीं होने से अच्छा है कुछ हो, और यहाँ पे तो बहुत कुछ हो जाता है कि कुछ भी नहीं था, चार्ज के बारे में हमारे पास कोई एजेंशन नहीं था, और ये लगभग बराबर लेके आ जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है लाते कैसे हैं, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को हम जब तक समझेंगे नहीं तब तक करेंगे कैसे। हाँ अच्छा, कब लाए थे, 1909 में बाबू,
1909 में, 1909 में मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है इनके द्वारा। और कैसे लाते हैं अब उसको देखते हैं, ठीक है। तो मेनली इसके फंक्शन को पकड़ेंगे तो काम बनेगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आपको डायग्राम इसका क्लियर होना चाहिए। तो मेनली एक ट्यूब लेते हैं वो, ठीक है, ये ट्यूब है। इस ट्यूब के बीचों बीच इस जगह पे एक प्लेट ऐसे लगा देते हैं, समझ आ रहा है, एक प्लेट यहाँ पे और एक प्लेट जस्ट यहाँ बीचों बीच, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेट, यहाँ पे एक प्लेट, यहाँ पे। ये कौन सी प्लेट है याद रखेंगे, ये कौन सी प्लेट है, तो ये एक्चुअल में हमारे पास है एनोड प्लेट बोल सकते हैं। कौन सी प्लेट बोल सकते हैं, एनोड प्लेट, ठीक है ना। मेनली कोई भी प्लेट लो, मेटल की ही है वो, कैसी प्लेट है, मेटल। तो मैं यहाँ पे एक्चुअल में ना लिख देता हूँ चार्ज मेटल प्लेट। लेकिन कई लोगों के मन में जानते हैं क्या आएगा, सर अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एनोड कैथोड, और आप क्या कर दिए, हमको कंफ्यूज कर दिए। तो चार्ज मेटल प्लेट, चार्ज मेटल प्लेट पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है एनोड, ठीक है कि नहीं है। एनोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम एनोड प्लेट बोलते हैं। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा कैथोड प्लेट। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ क्योंकि ये बहुत छोटा है, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बनाए और साइड में बनाए ताकि आपको समझा पाए। देखिए मेरे पास है इसकी इमेज, तो मैं चाहूँ तो इमेज से भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अभी तुरंत इमेज से दिखाऊँ क्योंकि आप बनाएंगे नहीं फिर, ठीक है। ये ट्यूब है, बंद है, पूरा का पूरा कवर्ड है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ऊपर से भी क्या है, कवर है, नीचे से भी कवर है। मेनली हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाई, एक प्लेट लगा दी। मैं एकदम ना ऐसे लाइन बस ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे एक प्लेट लगा दी, ऐसे ही यहाँ पे एक प्लेट लगा दी। ज़्यादा 3D बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये जो प्लेट है ये कैसी प्लेट है, एनोड प्लेट है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है ये। और ये कैसी है, कैथोड प्लेट है, ठीक है, कैथोड प्लेट है। सुनेंगे ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्सपेरिमेंट। पहले कहाँ पे कौन सी चीज़ लगानी है, अगर यही नहीं पकड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। अब मेनली यहाँ पे क्या लगाया इन्होंने, इस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे इन्होंने एक्चुअल में एटमॉइज़र लगाया है। क्या लगाया है, एटमॉइज़र। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है, एटमॉइज़र। अच्छा, कभी आप लोग बाल कटवाने गए हैं, ऐसे तो कटवाते ही होंगे, कभी क्या गए ही होंगे, है कि नहीं है। अगर नहीं गए होते तो आज आपके बाल यहाँ तक होते, है कि नहीं है ना। और आदिवासी हेयर ऑयल का आप भी ऐड कर रहे होते, ठीक। तो मेनली एक्चुअल में क्या है कि आप गए होंगे तो आप देख रहे होंगे कि स्प्रे आता होगा। पहले पानी, जो बाल काटने से पहले स्प्रे मारते हैं, पानी मारते हैं ना, तो फुहारा निकलता है। वैसे ही एटमॉइज़र है। इस एटमॉइज़र के अंदर क्या भरा पड़ा है, यहाँ पे तेल भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है, तेल। इसमें क्या भरा है, ऑयल। और ये एटमॉइज़र करेगा क्या, उस तेल को, जो तेल है उसको एटम लेवल के पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। से पानी जब निकलता है तो पानी की बूंदें एकदम फुहारे में एकदम छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाती हैं, नहीं टूट जाती हैं, समझ पा रहे हैं। स्प्रे से, जो स्प्रेयर होता है जब निकलता है, ऐसे स्प्रेयर मारते हैं ऐसे, तो फुहारे टाइप में निकलता है ना, तो पानी क्या होती है, छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है, नहीं हो जाती हैं, हैं। वैसे ही सेम कहानी, ये जो एटमाइजर होगा वो इस ऑयल को क्या कर देगा, एटम लेवल पे तोड़ देगा। किस लेवल में तोड़ देगा, एटम। मतलब ये जो पार्टिकल है, सपोज कर लो ऑयल का ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल इस एटमाइजर के कारण क्या होगा, बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल में, एटम साइज के पार्टिकल में टूट जाएगा। तो एटमाइजर ये कर रहा है, समझ में नहीं है क्या कर रहा है। ये स्प्रे ही करेगा, यहाँ भी स्प्रे होगा, ऑयल को क्या करेगा, ये स्प्रे करेगा, बट किस लेवल पे तोड़ के, एटम के लेवल पे तोड़ के, यानी एक एटम के साइज में तोड़ देगा, ठीक है, आया ना। तब यहाँ से ऑयल ड्रॉप निकलेगी, आया ना, ये ऑयल ड्रॉप आएगी। अब इसके लिए ऑयल ड्रॉप नीचे जा पाए, हमने क्या कर दिया, इसको फिर एनोड प्लेट को क्या कर दिया, होल कर दिया। देखिएगा यहाँ पे कोई सुराग नहीं है, तो आप बीच में कहीं भी होल कर देंगे गड़बड़ा जाएगा। ये प्लेट टोटल कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, थोड़ा सा भी आपको वो नहीं रखना है, खुला नहीं रखना है, हर जगह पे क्या है, पैक है, ठीक है। अब आप सबको पता है कि ये दोनों प्लेट को हम लोग किससे कनेक्ट किए होंगे, 10,000 के हाई वोल्टेज से कनेक्ट किए होंगे, है ना। ये कनेक्टेड होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कनेक्टेड होगा, दोनों प्लेटें कनेक्टेड होंगी यहाँ पे, ठीक है, 10,000 हाई वोल्ट से, देखिए, ठीक है, हाई वोल्टेज, कोई दिक्कत नहीं ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, मेनली
सॉरी मेनली क्या करेंगे, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं अभी, वहाँ से यहाँ तक चीज़ें अभी इतना ट्रैवल नहीं हो रही हैं कि हम लोगों को डिस्टर्बेंस आए। हमारा फोकस यहाँ पे है तो हम कर सकते हैं अभी, ठीक है। ये लोग सोच रहे होंगे क्या हो गया ऐसा, वो आपको नहीं बता सकते, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है कि नहीं अमर्स? थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे। ये एक्चुअल में हम क्या लगा रहे हैं जानते हैं क्या लगा रहे हैं? अरे भाई एटमाइज़र एक जगह लगा दिया, अब कहाँ लगाएंगे एटमाइज़र? हर जगह एटमाइज़र में लगाएंगे नहीं। एक्चुअल में ये क्या है, यहाँ से निकलेंगी एक्सरे। क्या निकलेंगी? एक्सरे, रेज निकलेंगी, किरण निकलेंगे, यहाँ से लाइट निकलेगी। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा और एक और चीज़ लगा देते हैं, थोड़ा सा एक और चीज़ लगा देते हैं, इस साइड लगा देते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ हाई वोल्टेज है और इसके बीचवा में लगाएं तो हम बीचवा में साग जहाँ कराएंगे तरवक बीचवा में से, ऐसा नहीं है। कहीं कन्फ्यूजन हो ना जाए, बड़ी दिक्कत है। कहीं आप लोग हाई वोल्टेज के बीच में कहीं कनेक्ट करके ओकर बीचवा में से देखने लगे, क्योंकि हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप से हम ऑब्जर्व करेंगे, कहीं आप तरवक बीचवा में आप आके ऑब्जर्व कर देंगे, गड़बड़ा जाएगा। वैसे ही हाई वोल्टेज है, ऐसा हाई वोल्टेज यहाँ से हटाते हैं, खतरा है ये, इधर लगाते हैं, ठीक है। देखिए साइड से लेके गए हैं ताकि करंट ना मारे किसी को, ठीक है। ठीक, करंट ना मारे, यहाँ पे रखे हैं साइड में 10,000 हाई वोल्टेज, ठीक है। आप लोग करेंगे बड़ा स्लो चलना है। जब मैं समझाता हूँ तो ऐसे बहुत स्लो प्रोसेसिंग रहता है मेरा, हम सोच सोच के काम करते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। चलिए मजाक कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। सूर करेंगे 4 महीना लग जाएगा खाली इसी को समझाने में। तो मेनली हुआ क्या, सेटअप बैठ गया, हमने ऊपर एटमॉइजर लगाया है, ये क्या कर रहा है, ऑयल को ब्रेक कर दे रहा है, ब्रेक करके एटम के लेवल में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ये क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट, ऑयल की बूंदें हैं, है ना, है ना। अब ये क्या होंगी, सीधी बात है, ये कहाँ आएंगी, नीचे। अच्छा नीचे क्यों जाएंगी ये, जब आप स्प्रे करेंगे तो कहाँ जाएंगी, नीचे। नीचे क्यों जाएंगी, क्योंकि इन ऑयल ड्रॉप के ऊपर लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये नीचे जाएंगी कि नहीं जाएंगी, है ना। तो ये बेचारी कहाँ आने लगी, नीचे आएंगी यहाँ पे। अब जब ये आएंगी तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 खतरनाक प्लेटें लगे हैं, एक एनोड और एक कैथोड, क्योंकि इनके ऊपर हाई चार्जेस है। तो अभी इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भैया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कारण बता सकते हो? इसका कारण है क्योंकि ये न्यूट्रल है भाई। देखो ये दोनों चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, फिलहाल में ऐसे समझ लो, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। तो ना ये इधर की ओर भाग रही होगी, ना ही ये इधर की ओर भाग रही होगी। मेनली ये प्लेट कैसी है, ये निगेटिवली चार्ज प्लेट है, और ये कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, यही है ना। तो ये दोनों क्या अट्रैक्ट कर रहे होंगे, बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अभी कोई चार्ज है ही नहीं, समझ में आ रहा है। लेकिन जो ही आएंगे और यहाँ से क्या पास हो रही है, एक्सरे पास हो रही है। क्या पास हो रही है, एक्सरे। और चूंकि हल्का सा गैस इसमें भी क्या किया गया होगा, डाला गया होगा, तो ये जो गैसेस हैं, ये गैसेस क्या हो जाएंगी, आयोनाइज्ड हो जाएंगी। गैसेस क्या हो जाएंगी, आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड मतलब उन गैसेस से क्या निकल जाएंगी, यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ गैसेस भरी हैं, तो इन गैसेस से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना, निकलेगा इलेक्ट्रॉन, तभी तो आयोनाइज्ड होंगी। अब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो होगा क्या कि ये जो ड्रॉपलेट हैं आ रही हैं, है ना, ये ड्रॉपलेट हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर क्या लग जाएगा, इनके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन आके चिपक जाएगा। चिपक जाएगा कि नहीं चिपक जाएगा, पहले बताइए। चिपक जाएगा, है ना। अब देखना होगा क्या, बड़ा अच्छा है, आसान है और समझदारी भरा है। देखना क्या होगा, ये जो ड्रॉपलेट आई, इनके ऊपर इन गैसेस से निकले हुए इलेक्ट्रॉन जाके चिपक गए। चिपकने से ये जो ऑयल ड्रॉपलेट थी वो क्या हो गई, क्या हो गई सर, ये चार्ज हो गई। ऑयल ड्रॉपलेट क्या हो गई, चार्ज। पहले इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, माइनस चार्ज ना। अभी माइनस चार्ज जाके उस ड्रॉपलेट के साथ चिपक जाएगा। चिपकने के बाद वो ड्रॉपलेट कैसी हो जाएंगी, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल के रूप में काम करना स्टार्ट कर देंगे। कैसा काम करेंगी, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल के रूप में काम करेंगे। और यानी अब वो क्या दिखा रही है अपने आप को कि हम निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। कौन, ऑयल ड्रॉपलेट। यानी देखना ध्यान से, अब ये नीचे आ रही थी पहली चीज, तो एक पार्टिकल को मैं उठा के लेके आऊं, ये पार्टिकल है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, लेकिन इस पार्टिकल के ऊपर नीचे की ओर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जो ही इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा, त्यों ही ये वाली जो पॉजिटिव प्लेट है इसको ऊपर खींचने लगेगी, नहीं खींचने लगेगी, हाँ या ना, खींचने लगेगी। यानी ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर, हाँ या ना। और ये दोनों के दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स Fe इज इक्वल टू mg हो जाएगा।
और यहीं से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। पहले यहाँ तक की कहानी समझे कि नहीं समझे? ये कहानी पूरी आपको अपने शब्दों में लिख देनी है, बहुत आसान है कि नहीं है? हमने इधर से एटमॉइजर लगाया, उधर से तेल ऐसे मारा, एटम के लेवल पे पार्टिकल आ रहा है। इधर हमने एक्सरे छोड़ दी, ये एक्सरे ने क्या किया, इधर जो गैसेस थी उनको आयोनाइज कर दिया। आयोनाइज करने का मतलब उन गैसेस से क्या निकल दिया, इलेक्ट्रॉन। मेनली सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे हीलियम, एक्सरे एक एनर्जी वाला पार्टिकल है, एनर्जी का पार्टिकल है, उसके पास क्या है, एनर्जी है। कोई भी लाइट आ रही है, लाइट के पास क्या है भाई, एनर्जी है कि नहीं है? लाइट इज अ एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप बोलते हो इतना सेंटेंस तो बोलते हो ना, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो होती है, जो आती है, उसमें क्या होती है, एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। तो वैसे एक्सरे भी ऊर्जा लेके आती है, यानी एक किरण है। क्या है, किरण। ये किरण जब इन गैसेस के पास आएगी, सपोज कर लो ये कौन सी गैस है, हीलियम गैस है, इस हीलियम गैस को हमने क्या दे दिया, एनर्जी दे दिया। तो एनर्जी देने से क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटने का मतलब अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। क्या कर देगा, डोनेट। किसी को भी समझना, पहले यहाँ पे देखो, जैसे मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को मैंने क्या दे दिया, एनर्जी। क्या दे दिया, एनर्जी। तो एनर्जी देने से जानते हो क्या होगा, एनर्जी देने से इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। जगह ये नहीं मिलता है हमको कभी कभी समझाने के लिए। यहाँ पे H है, इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, एनर्जी। तो एनर्जी से होगा क्या कि ये जो H है इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, फरार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो ही एनर्जी दोगे उसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन फरार हो जाता है। इलेक्ट्रॉन लालची होता है, मैंने पहले भी बताया है ना। जो ही एनर्जी लेवल देखता है बढ़ रहा है, वहाँ से तुरंत फरार हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, हाँ या ना? तो मेनली ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम, ये उसका न्यूक्लियस और ये है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। हाइड्रोजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोटॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। एक केठो प्रोटॉन होता है, एक केठो इलेक्ट्रॉन। अगर तुमने थोड़ी सी भी एनर्जी दी, यहाँ से क्या दी, एनर्जी दी, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल को छोड़ के फरार हो जाएगा। फरार हो जाने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कैसा चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, प्रोटॉन है, केवल और केवल एक ही चार्ज तो बचेगा, एक ही पार्टिकल बचा ना, प्रोटॉन। केवल न्यूट्रॉन होता नहीं है इसके अंदर, केवल और केवल प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो गया, आयोनाइज्ड हो गया कि नहीं हो गया। आयोनाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल गया। क्लियर हो गया, हाँ है ना। तो आयोनाइज्ड हो गया कि नहीं गैस का पार्टिकल, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकले वो जाके किसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, उस ऑयल ड्रॉपलेट के साथ। उस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर सबसे पहले कौन सा फोर्स लग रहा था, कौन सा फोर्स लग रहा था, नीचे की ओर, mg। इसीलिए वो नीचे गिर रही थी। लेकिन जो ही इलेक्ट्रॉन पार्टिकल चिपकेंगे, अब वो निगेटिवली चार्ज हो गई थी, प्लस वाली प्लेट भी उसको अपनी ओर खींचने लगेगी, है ना। तो एक तो नीचे की ओर खींच रही है, दूसरी ऊपर की ओर। कई जगहों पे आपको ये भी समझाया जाएगा कि मेनली जब ये नीचे की ओर गिर रही है तो इसको एक और फोर्स है जो नीचे गिरने से रोक रही है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जानते हो, मेनली हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी, जैसे आप लोग सभी लोग सुने होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो हवा उसके ऊपर दबाव प्रेशर डालेगी ना, क्यों, क्या हो, नीचे ना आए, है ना। क्योंकि घर्षण लग रहा है उस सरफेस का, हवा के साथ क्या हो रहा है, कांटेक्ट में आ रही है, मतलब हवा उसके साथ कांटेक्ट में आ रही है उस सरफेस के साथ। सीधा समझो, वो ऑब्जेक्ट है, ये हवा है। तो हवा की सरफेस और ऑब्जेक्ट की सरफेस जब आपस में कांटेक्ट आएंगे तो फ्रिक्शन तो लगेगा ही लगेगा। मेनली फिजिक्स के अंदर होता क्या है कि अगर एक फ्लूइड के अंदर कोई भी पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसके मोशन को वो जो क्या बोलते हैं, गैसेस, सॉरी, जो फ्लूइड है वो फ्लूइड की लेयर अपोज करेगी, उसका विरोध करेगी। और किस फोर्स के थ्रू करेगी, विस्कस फोर्स के थ्रू करेगी। दैट मीन्स जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं वही क्या कहलाती है, विस्कस फोर्स कहलाती है। क्लियर है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे नीचे की, सॉरी, ऊपर की ओर तो दो फोर्सेस लग रहे हैं ना, एक तो विस्कस फोर्स और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है, ये नीचे आ रही है। नीचे क्या है, गैसेस है ना भरी पड़ी। तो इन गैसेस में जब ये पार्टिकल नीचे आएगा तो ये गैसेस उसके ऊपर क्या करेंगी, फोर्स लगाएंगी ना, कि नहीं तुमको हम नीचे मोशन नहीं करने देंगे, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। फ्रिक्शन यही तो करता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहने देंगे। दैट मीन्स वो रुका होता है तो वो दूसरे को मोशन नहीं करने देता। जैसे ये मेरा हाथ है, इस हाथ पे मैंने इस हाथ को रखा और मैं इसको गति कराऊंगा तो मुझे ये लगेगा कि ये मेरा हाथ इसको रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है, ये फील होता ही नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी सरफेस और इसकी सरफेस, मतलब इसकी सरफेस और इस हाथ की सरफेस दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अब इस पे जब मैं मोशन कराऊंगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो सरफेस है मोशन कर रही है, इसको हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। और जब भी रिलेटिव मोशन होगा और दो सरफेस आपस में कनेक्टेड रहेंगी तो रिलेटिव मोशन को हमें 100% क्या होगा, क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। किसके द्वारा, इस सरफेस के द्वारा। किस फोर्स के द्वारा, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा। समझ में आया। इस बोर्ड के ऊपर मैं अपने हाथ को ऐसे मोशन कर रहा हूँ तो क्या आराम से हो पाएगा, नहीं। हवा में करा रहा हूँ कम हो रहा है, मतलब सर आराम से हो जा रहा है। लेकिन इस बोर्ड पे रख के करा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है ना, यानी मोशन स्लो हो गया कि नहीं हो गया।
क्यों? क्योंकि ये जो बोर्ड की सरफेस है ये मेरे हाथ के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में मैं मोशन करूंगा, ऊपर की ओर मैं मोशन कर रहा हूँ तो उसके नीचे डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, ये जो सरफेस है फोर्स लगाएगी, उसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो मेनली हम उसको नेग्लेक्ट करते हुए ये बात कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आपके सामने आएगा तो कई आप ये मत कहिएगा हाँ सर जी तो छोड़ दिए थे, ऐसा नहीं, मैं उसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है फिलहाल के लिए, मैं ऐसा एज्यूम कर ले रहा हूँ। और मैं सिर्फ दोनों फोर्स, केवल दो ही फोर्स कंसीडर कर रहा हूँ, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो जाएंगी, बैलेंस, क्या हो जाएंगी, बैलेंस। अब जब ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस हो गई तो थोड़ा ध्यान देंगे क्या बनेंगी चीजें, क्या यहां तक समझ में आया, हाँ या ना? मेनली हम लोगों ने क्या देखा, ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर की ओर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट इसको क्या करेगी, खींचेगी, हाँ या ना? और नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, mg। यहाँ तक में कोई दुविधा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो फिर आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताऊँ। चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे, मेनली ध्यान से समझिएगा क्या होगी कहानी। कहानी का ये पूरा का पूरा गेम यहाँ से स्टार्ट होगा कि F इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि E इंटू कैपिटल E लिख सकता हूँ मैं, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, M इंटू जी हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, E चाहिए ना, E क्या है, इट इज़ अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इसी को उसके नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा, mg अपॉन ई हो जाएगा, mg अपॉन ई। मैं क्या करूँगा, इस पूरे को सॉल्व कर दूंगा, इस पूरे को क्या करूंगा, सॉल्व। मेनली सबको सॉल्व करना आसान ही है, mg और e को वैल्यू, mg और e की क्या रख देनी है, वैल्यू। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और e क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रख दूंगा तो आंसर मुझे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर है? तो आंसर यहाँ से मिला क्या, तो मुझे ये मिला कि E इज इक्वल टू, मतलब E का जो ऑप्शन आंसर आया था माइनस में 1.59 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम आया था। ये निकल के आया था बाय दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से निकल के आया था। क्लियर है? लेकिन आपको पता है कितना नहीं होता है आंसर में, हम जानते हैं कि एक्चुअल में ये तो बाय एक्सपेरिमेंट आया था, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम, ठीक है, तो लगभग बराबर ही तो है ना, लगभग क्या है, बराबर है, 1.59 और 1.6, अरे भाई 59 है और ये 60 है, तो 59 और 60 का फर्क है, बस समझ में आ नहीं है, तो 59-60 का फर्क है, यहाँ पे 59 आता है, यहाँ पे 60 आता है, बस इतना समझ लो। क्लियर है? तो एक्चुअलिटी आती है, कैसे आया समझ में आ नहीं आया, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट था, किसके द्वारा किया गया था, मिल्कन साहब के द्वारा ये परफॉर्म किया गया था। उनके साथ और भी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हार्वे फ्लेचर। क्लियर है? कैसे आपको इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, कैसे कैसे किया गया, सब समझ में आ गया होगा। तो इसके पूरे मेथड को समझ लीजिएगा, ठीक है, सेटअप क्या क्या किया गया ये भी समझ लीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए अच्छी बात है। तो हम लोगों ने मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट देख लिया, इलेक्ट्रॉन और मास का रेशियो भी समझ लिया। तो इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को मैं यही पेंड करूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम और नई नई बातें सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।